प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपका टॉपिक है स्टैचोमेट्री। और स्टैचोमेट्री क्या है, आप डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी, जो हमें बताती है किसके बारे में, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स provided or given shown by the balanced chemical equation। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, उसके ज़रिए आपको पता चलता है कि किस तरह से आप रिएक्टेंट्स कितने उठाओगे, प्रोडक्ट्स आपके कितने बनेंगे, और ये रिलेशनशिप आपको बताएगा कि हम कितनी प्रोडक्ट मज़ीद लेना चाहें तो रिएक्टेंट कितने चाहिए, या कितने रिएक्टेंट्स कितनी प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये है एवोगेड्रो, ये है स्टैचोमेट्री का मकसद। तो स्टैचोमेट्री हमेशा याद रखें, मतलब आप रिएक्टेंट की अमाउंट मिली हुई है तो आप प्रोडक्ट बता सकते हैं, प्रोडक्ट की अमाउंट मिली हुई है तो आप रिएक्टेंट बता सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त मुमकिन है, मैं कहूँगा स्टैचोमेट्री उस वक्त मुमकिन है जब आपको क्या मिली हुई हो। याद रखो, आपको कंडीशंस जो हैं ये होनी चाहिए, कंडीशंस फॉर स्टैचोमेट्री। यानी ये तब मुमकिन है जब आपको क्या मिला हुआ हो, बैलेंस्ड। पहली कंडीशन आप हमेशा याद रखें, स्टैचोमेट्री बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसके बगैर आप नहीं कर सकते। ये आपको मिली हुई हो, ये आपके लिए ज़रूरी है, शुड प्रोवाइडेड, ये आपको दे दें तब ये चीज़ मुमकिन है। स्टैचोमेट्री तब मुमकिन है, तब पॉसिबल है। नहीं मिली हुई बैलेंस्ड इक्वेशन तो बच्चों आप उसको अनबैलेंस, डिसबैलेंस, अवल तो होता नहीं है, इस तरह नहीं है। आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, स्टैचोमेट्री आई है तो उसमें बैलेंस्ड इक्वेशंस ही होती हैं, ये शर्त है उसकी। पर अगर इन केस वो बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है तब आपने क्या करना है, तब बच्चों आपने ये करना है, उसको बैलेंस करना है। नंबर 2, सेकंड कंडीशन क्या है, नो साइड रिएक्शन शुड ऑकर। कोई भी साइड रिएक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए। साइड रिएक्शन होगा तो फिर समझो स्टैचोमेट्री पॉसिबल नहीं होगी। हमेशा साइड रिएक्शन होना स्टैचोमेट्री कैलकुलेशंस को ख़त्म कर देता है, साइड रिएक्शंस का ना होना स्टैचोमेट्री को कैरी आउट करता है। अब मैं इन चीज़ों को, बैलेंस इक्वेशन मिली हुई है, ये तो आपको पता है इक्वेशन बैलेंस कैसे होती है। उसके बाद साइड रिएक्शन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम इसमें दोनों चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन अगर बैलेंस्ड है तो आपको क्या फ़ायदा होगा। अब देखें, हम सिंपल से स्टार्ट लेते हैं, बिल्कुल सिंपल चीज़ों से। देखें, नाइट्रोजन N2 और फिर 3 मोल्स किसके, हाइड्रोजन H2 के, तो हम कह सकते हैं कि 2 मोल्स हमें किसके मिल रहे हैं, NH3 के मिल रहे हैं। किसके मिल रहे हैं, NH3 के। तो अब इक्वेशन में आपको पता है, जब भी हम मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, आयोनिक मास लिखते हैं, याद रखें ये मास कभी भी आपने mu में नहीं लिखना। इक्वेशन में हमेशा याद रखो, इक्वेशन के लिए जो यूनिट अमाउंट, जो मॉलिक्यूल का यूनिट होगा, जो हमेशा इक्वेशन में यूनिट ऑफ अमाउंट आप यूज़ करोगे वो कौन सा होगा, दैट विल बी मोल, मोल होगा। तो इसलिए कभी मॉलिक्यूल टर्म इसमें इस्तेमाल नहीं होता, आयन नहीं होता, एटम नहीं होता, मोल यूज़ होता है। तो मोल का मतलब है हमें अमाउंट जो भी मिलेगी वो किस में मिलेगी, ग्राम्स में। तो अब देखो, इसका एक मॉलिक्यूल यानी 1 मोल है तो इसका मास कितना है, 28 ग्राम्स। कितना है, 28 ग्राम्स। उसके बाद 1 मोल हाइड्रोजन का 2 ग्राम, तो 3 का कितना हो गया, 6 ग्राम्स हो गया। तो ये है। अब अमोनिया आपको कितनी मिल रही है, 2 × 17। आपको पता है 2 × 17 करोगे तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 34 ग्राम। अब देखो 28 + 6 करोगे 34 ग्राम्स, यानी रिएक्टेंट्स आपने कितने उठाए, 34
36 ग्राम्स, तो आपको यहाँ पर 34 ग्राम्स, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट भी एग्जैक्टली देखो बेटा कितनी मिल रही है, वही सेम मिल रही है। कितनी प्रोडक्ट की अमाउंट आपको मिल रही है? सेम 34 ग्राम्स आपको मिल रही है। आपने ये नहीं देखा रिएक्टेंट आपने 34 उठाया, प्रोडक्ट आपकी 36 हो, हरगिज़ नहीं। आपने अगर 34 ग्राम्स आपने क्या उठाया है, आपने रिएक्टेंट्स उठाए तो आपकी अमाउंट 30 प्रोडक्ट 30 ग्राम्स बने? नहीं। ये इक्वेशन बता रही है कि जितनी अमाउंट आप रिएक्टेंट्स की उठाओगे उतने ही प्रोडक्ट मिलेंगे, आपका 0.1 ग्राम भी रिएक्शन के दौरान ज़ाया नहीं होगा। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो पढ़ा हुआ है, वो आपको क्या बताता है? वो यही चीज़ बताता है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एक मतलब पॉइंट एक का भी कोई केमिकल चेंज के दौरान मैटर ज़ाया नहीं होता और ना ही पैदा होता है। तो ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हुए आपको बता रही है कि जितनी अमाउंट रिएक्टेंट्स की होगी उतनी अमाउंट आपको किसकी मिलेगी? प्रोडक्ट्स की मिलेगी। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर हम 34 ग्राम मतलब 28 ग्राम, मैं अब इसको हाल फिलहाल रहने देते हैं, इसको छोड़ें, आपने 34 ग्राम्स अमोनिया बनानी है तो सिर्फ आपसे पूछा जाए कि आपको नाइट्रोजन इसके लिए कितनी चाहिए, इक्वेशन आपको बता रही है कि आपको 28 ग्राम्स उठाने नाइट्रोजन, तब 34 ग्राम क्या बनेगी? अमोनिया। अब वो अलग बात है कि हाइड्रोजन भी चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ नाइट्रोजन की बात करें तो इतनी चाहिए। अब आते हैं फिर हाइड्रोजन की तरफ, तो इक्वेशन बता रही है कि अगर इन केस आप हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 34 ग्राम्स अमोनिया के लिए आपको हाइड्रोजन कितनी चाहिए? 6 ग्राम्स चाहिए, तब 34 ग्राम बनेगी। मैं यहाँ पे ऐसा करूँ 28 ग्राम नाइट्रोजन उठा लूँ, लेकिन ये मैं 4 ग्राम्स उठाऊँ, कितना? 4 ग्राम, तो क्या 34 बनेगा? आप खुद कहेंगे बिल्कुल नहीं, इतनी चाहिए। तो इक्वेशन एक समझे शॉपकीपर है, ये उसके पास चीजें पड़ी हैं, वो कहता है इसकी प्राइस ये है, इसकी प्राइस ये है और इसकी प्राइस ये है। अब आपकी मर्जी है, आप ये एक उठाओ तो इतनी प्राइस देनी पड़ेगी, 2 उठाओगे इतनी प्राइस, 3 उठाओगे इतनी प्राइस देनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको कहूँ बेटा ये पेन 50 रुपीज़ का है, तो अब आपको पता चल गया ना 50 का है। स्टैचोमेट्री ये है, स्टैचोमेट्री में कुछ भी नहीं, स्टैचोमेट्री यही एक सादे से प्रिंसिपल को फॉलो करती है। बेटा इसकी 50 रुपीज़ प्राइस है, मैं आपको कहूँ ऐसे 2 आप लेकर आएँ तो आप कितनी प्राइस पे करके आएंगे? अगर आपको इसका पता है तो आपको पता चला ये 50 है तो आप कहेंगे 50 + 50 कितना हो गया? 100। अब इसकी प्राइस का ही आपको पता ना हो, मैं आपको कहूँ 2 ले आए तो आपसे पूछूं कितने पैसे में मिलेंगे, आप यही कहेंगे ना, पहले आप इसकी प्राइस तो बताएं। तो ये चीज़ इक्वेशन ये बता रही, ये प्राइस बता रही है, भाई इतने उठाओगे, ये इतने उठाओगे, ये इतने बनेंगे। ये है स्टैचोमेट्री, ये सादी सिंपल स्टैचोमेट्री है, कुछ भी नहीं इसमें। और तो आपको इक्वेशन के ज़रिए आपको पता चला कि हमने किसकी अमाउंट कितनी उठानी है, फिर हमें क्या मिलेगा। तो ये किस वक्त पॉसिबल हुआ? अब देखो, ये उस वक्त आपको 34 ग्राम, अब मेरी मर्जी है, मैं अगर 34 के बजाय कितनी उठाना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि ये मुझे 34 नहीं मिले, मुझे चाहिए 68 ग्राम्स। अब उसने बता दिया अगर 34 बनानी है तो नाइट्रोजन कितने उठा रहे थे? 28। ये अगर 34 डबल हो चुका है तो ये दोनों भी इक्वेशन कह रही है डबल उठाने पड़ेंगे। क्या उठाने पड़ेंगे? डबल। तो 28 का डबल कितना हो गया? 56। आपने ये उठा लिए, इसको डबल किया, 6 को डबल किया, कितना हो? 12। तो अब 56 और 12 को आपस में प्लस करो, 68 आ रहा है, ठीक इतना बनेगा। तो मतलब ये डबल उठाएंगे, हमें ये डबल चाहिए तो ये भी डबल बनेंगे, ये हाफ चाहिए तो वो भी हाफ बनेंगे। इसी तरीके से अगर मैंने कहा कि भाई 34 ग्राम्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 17 ग्राम्स, कितना चाहिए? 17 ग्राम्स चाहिए, हाफ चाहिए। इसका मैं मतलब आपको बताता हूँ, प्रोडक्ट मुझे हाफ चाहिए, कितना चाहिए? 17 ग्राम्स चाहिए। तो अब इसको भी क्या करूँगा? 28 को हाफ करूँगा, इसको नहीं। यहाँ पर इस इक्वेशन को जो स्टैंडर्ड थी, बैलेंस थी, अब अगर आपने इसको हाफ कर दिया तो इनको भी क्या करोगे? हाफ। तो देखो इसको आपने कर दिया 14 ग्राम्स, तो हाफ हो गया 28। इसका भी आपने क्या कर दिया? हाफ कर दिया।
तो इस तरह आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि इन केस अगर आप इक्वेशन आपके पास ना होती तो शायद आपको ये ना पता चलता कि हमने प्रोडक्ट कितनी बनानी है, उसके लिए हमें रिएक्टेंट एक एक अलग अलग कितनी अमाउंट में चाहिए, शायद हमें पॉसिबल ही नहीं था कि हम कैलकुलेट कर पाते। तो ये है बच्चों स्टोइचियोमेट्री, मतलब एक बैलेंस इक्वेशन के ज़रिए आप बता सकते हैं कितने हम रिएक्टेंट उठाएंगे, कितनी प्रोडक्ट बनेगी, कौन सा रिएक्टेंट कितना उठाना है, कौन सा रिएक्टेंट कितना उठाना, उसके बाद प्रोडक्ट कितनी आएगी। ये है स्टोइचियोमेट्री। और ये तब मुमकिन है जब आपको एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जिसकी अमाउंट आपको मालूम करनी है और जिसकी मिली हुई है, मतलब एक के प्राइस का पता है, आप 2 लेना चाहते हो, दोनों चीज़ें इक्वेशन में हों, दोनों चीज़ें हों, तब ये मुमकिन हो जाता है कि आप स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बआसानी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब स्टोइचियोमेट्री में फिर हम कैलकुलेशंस इसी बेस पर करें। तो मालूम हुआ कि बैलेंस इक्वेशन का होना स्टोइचियोमेट्री के लिए ज़रूरी है। अगर इक्वेशन बैलेंस हमारे पास नहीं होगी ना, हम कभी भी स्टोइचियोमेट्री नहीं कर पाएंगे, भले आप कुछ भी कर लें। डिसबैलेंस इक्वेशन है, अनबैलेंस है, आप स्टोइचियोमेट्री करना चाहते हो तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। अब आते हैं दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन स्टोइचियोमेट्री की बैलेंस मिली हुई थी, तब आपने कर लिया। अब आते हैं सेकंड कंडीशन, मतलब इक्वेशन बैलेंस वाली थी, वो तो हो गई। अब आपको बताते हैं कि साइड रिएक्शन ये क्या चीज़ है और साइड रिएक्शन किस तरह होता है। देखें, एक सिंपल सी मिसाल हम यहाँ पर लेते हैं भाई, वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, N2 और O2। ये था, यहाँ पर उसने कहा कि इक्वेशन में आपको बैलेंस इक्वेशन मिली हुई थी। तो अब आपने यहाँ पर देखा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का नॉर्मल कंडीशंस में जो रिएक्शन हुआ, तो इसने क्या प्रोडक्ट आपको दी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी प्रोडक्ट दी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। समझ लो ये इसकी नॉर्मल प्रोडक्ट है। कौन सी प्रोडक्ट है इसकी? नॉर्मल प्रोडक्ट है, इसकी कॉमन प्रोडक्ट है, जो इसके नॉर्मल कंडीशंस पर पॉसिबल है, बन सकती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि नाइट्रोजन था 28 ग्राम्स। कितना नाइट्रोजन था? 28 ग्राम, प्लस आपने 64 ग्राम्स किसके उठा लिए? आपने उठा लिए ऑक्सीजन के। तो अब आपको 2 मोल्स किसके मिल गए? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। तो आपको पता है 34 और 14 प्लस करो तो आपका आंसर हो जाता है 48 हो जाता है। 34 और 48 हो गया। अब 48 को फिर आप समझो मल्टीप्लाई करोगे किससे? 2 से। तो ये है। अब समझो हमें रूटीन में जो प्रोडक्ट मिल रही है वो कौन सी है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मैं यहाँ मासेस अगर ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ साइड रिएक्शन क्या है। चले अब इसमें यहाँ पर मैं थोड़ी सी चेंज करता हूँ। बच्चों आपको पता चला कि भाई जितनी अमाउंट इसकी हमने उठाई थी 28 और 64, इसकी 48 और 48 आपने किया तो 96 बना। आपके रिएक्टेंट्स थे 96 ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट भी कितनी मिलनी चाहिए थी? 96 ग्राम्स मिलनी चाहिए थी। लेकिन आपको यहाँ प्रोडक्ट इत्तफाक से क्या हुआ? इतनी नहीं मिली। ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिली, प्रोडक्ट थोड़ा बहुत कम हो गई। अब आप कहेंगे आपको प्रोडक्ट मिली 96, मिलनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या? आपको प्रोडक्ट फर्ज करो मिल गई 80 ग्राम्स, 82 ग्राम्स मिल गए। अब ये 92 के बजाय कितनी मिली? 82 ग्राम्स मिली। अब आप परेशान हो गए। अब आप ये कहेंगे कि भाई हमारी अमाउंट तो 96 ग्राम्स थी तो 82 मिली, बाकी कहाँ गई? 14। मतलब समझो 14 ग्राम्स हमारे वो थे और 16 ग्राम्स वो थे। अब ये समझ लो यहाँ पर कुछ अमाउंट जो थी हमारी, हो सकता है इसका हाफ मोल बना हो, ज़रूरी नहीं है ये समझो 16 और 14 30 बनना चाहिए, हाफ मोल भी बन सकता है, क्वार्टर मोल भी बन सकता है, मतलब ये अमाउंट बनी। तो अब जो यहाँ 14 ग्राम्स नहीं आ रहे
तो हमें बाद में जब केयरफुल इन्वेस्टिगेशन हमने की तो पता चला कि न सिर्फ ये रिएक्शन चल रहा था, मेजर रिएक्शन ये था, लेकिन उन्हीं कंडीशंस में थोड़ा थोड़ा अमाउंट एक और प्रोडक्ट भी बनना शुरू हो गई। ये हर रिएक्शन में नहीं होता, चंद रिएक्शंस में होता है। तो जहां देखो नॉर्मल रिएक्शन में नॉर्मल प्रोडक्ट आपको मिल रही है, वहां पर कोई अगर इक्वल अमाउंट नहीं आ रही, थोड़ा बहुत अमाउंट उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से क्या आ रही है, कम आ रही है, तो समझ लो वहां क्या हो रहा है, उसमें समझो एक कोई इजाफी प्रोडक्ट बन रही है, और वो इजाफी प्रोडक्ट जो है उसको आप क्या कहोगे, साइड प्रोडक्ट। क्या कहोगे बच्चों, उसको साइड प्रोडक्ट कहोगे, और इस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, साइड रिएक्शन। तो जहां साइड रिएक्शन होगा मतलब ये एडिशनल रिएक्शन है नॉर्मल रूटीन के रिएक्शन के अलावा, ये तो होगा, इसमें तो होना है, यहां अमाउंट सारी इसमें चली जानी चाहिए। और अगर कुछ अमाउंट हमारी मतलब हमें ये लगा कि ज़ाया हो गई, ज़ाया नहीं हो रही, वो भी असल में चेंज हो रही है, पर वो कहाँ जा रही है, एक्चुअली इट इज़ ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू अनदर प्रोडक्ट, एक और प्रोडक्ट में जा रही है, और उस प्रोडक्ट को आपने नाम क्या दिया, साइड प्रोडक्ट। तो ये एक नहीं है, कई रिएक्शंस हैं जहां कुछ मतलब सब में भी नहीं है, मतलब इसमें रिएक्शंस है। देखो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की एग्जांपल लो, तो आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन थोड़ी बहुत अमाउंट मतलब 2% कार्बन मोनोऑक्साइड में भी चली जाती है। सल्फर और ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लो, तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन ये पॉसिबल है कि यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड की भी कुछ अमाउंट बन जाए। ये फिर इक्वेशन से होती है ना, ये इस हिसाब से हमने बैलेंस नहीं करनी होती, इसकी काफ़ी सारी अमाउंट जो होती है ना मोल्स की, इसमें चली जाती। तो साइड रिएक्शन में इक्वेशन कभी बैलेंस नहीं होगी, आप बैलेंस करेंगे भी तो आप परेशान होंगे, भाई ये इतने ये बन गए इतने, फिर तो बैलेंस तो हो नहीं रही। एक्चुअली अमाउंट यही है, इसके 100 ग्राम है, इसके भी फर्ज करो 100 ग्राम से, तो अब 100 में से 48 मतलब यही जो है आधे इसमें चले गए, आधे इसमें चले गए। यहाँ इक्वेशन को बैलेंस नहीं करना, साइड रिएक्शन में इक्वेशन बैलेंस नहीं होती, ये स्टोइचियोमेट्री का रूल है। तो अब स्टोइचियोमेट्री कहाँ नहीं कर सकते हम, कहाँ पॉसिबल नहीं है जी। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ स्टोइचियोमेट्री से। स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आप कैसे करेंगे, कौन सा मास भी मालूम कर सकते हैं, वॉल्यूम भी कर सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं, ग्राम्स मिले हुए हैं तो अमाउंट मोल में, मोल मिले हुए हैं तो वॉल्यूम निकाल सकते हो, डीएम क्यूब, सीएम क्यूब, गर्ज बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, मोलर कैलकुलेशंस बहुत सारी हैं। मोल का भी स्टोइचियोमेट्री से ताल्लुक़ है। आप जो मोलर कैलकुलेशंस करते हैं यहाँ तक कि आप किसी भी यूनिट के अमाउंट को आप सिंपल स्टोइचियोमेट्री से हल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं किससे, टाइप्स ऑफ स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री जो है इसके बेसिक टाइप्स कितने हैं बेटा, ये 3 होते हैं जनरली, आपको पता है। नंबर 1 मास रिलेशनशिप, यानी इसको मास स्टोइचियोमेट्री भी कहा जाता है, कह सकते हैं आप मास रिलेशनशिप, मास स्टोइचियोमेट्री। नंबर 2 जो होगी वो है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कह लो, स्टोइचियोमेट्री कह लो, कह सकते हो। नंबर 3 जो होगा वो कौन सा है, वो है वॉल्यूम स्टोइचियोमेट्री। कॉमन लैंग्वेज में आप इसको वॉल्यूम स्टोइचियोमेट्री कह सकते हैं। ये हमारे पास बेसिक टाइप्स हैं 3, जिसके ज़रिए आप मास या वॉल्यूम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 टाइप्स होंगे। तो हम इसमें चूँकि बेटा एंट्री टेस्ट है तो इस वजह से हमें काफ़ी सारा सालों का काम महीनों में कंप्लीट करना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा स्पीड अप हो जाते हैं हम लोग इसमें, तो आपने इसको नोट करते जाना है। तो हम सबसे पहले, बहरहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट आप लेते जाया करें। अब पहली रिलेशनशिप की मतलब जो है हम यहाँ पर स्टडी करेंगे वो है मास स्टोइचियोमेट्री या मास रिलेशनशिप। मास स्टोइचियोमेट्री में क्या होगा कि आपको इस रिलेशनशिप में, इन दिस रिलेशनशिप, ये जो रिलेशनशिप होगा इसमें क्या होगा, मास ऑफ एनी वन
और मोर रिएक्टेंट्स, आप रिएक्टेंट्स का मास, ठीक है, और प्रोडक्ट्स या फिर प्रोडक्ट्स का मास कैन बी, क्या कर सकते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड व्हेन, जब दी मास, हमें मास ऑफ एनी वन रिएक्टेंट, किसी एक रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट का इज़ प्रोवाइडेड, मिला हुआ हो, एंड, और ये तो आपको पता ही है, हर कंडीशन कौन सी है, बैलेंस इक्वेशन, एंड ए बैलेंस्ड इक्वेशन, याद रखो जो चीज़ मिली हुई है, जो मालूम करनी है, दोनों की क्या मिली हुई हो, बैलेंस इक्वेशन आपको मिली हुई है, तब ये मुमकिन है कि आप जिस चीज़ का अमाउंट आप मालूम करना चाहते हो वो भी उस इक्वेशन में है और जिसका आपको मिला हुआ है वो भी उस इक्वेशन में है, तो आप उस एक चीज़ का मास मिल गया। अब उसके बेसिस पर आप 2, 3, 4, 5 जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं आप उनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है, पर शर्त यह है कि जो मिला हुआ है और जो कैलकुलेट करना है उसकी बैलेंस इक्वेशन मिली हुई हो, तब ये पॉसिबल है। अब आते हैं कि ये किस तरह होगा, ये स्टैचोमेट्री, यहाँ पर कुछ आपने रूल्स, कुछ इसका अहम बेसिक प्रिंसिपल, ये कौन से लॉ को मास हर मतलब रिलेशनशिप किसी ना किसी लॉ को फॉलो करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस रिलेशनशिप, ये जो रिलेशनशिप है फॉलोस, ये फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है बच्चों, एक लॉ को फॉलो करता है, इसको आप आम तौर पर क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। वैसे तो हर मतलब रिलेशनशिप इसको फॉलो करता है, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ये प्योरली इसी के तहत कैलकुलेशंस होती हैं। ये लॉ का मतलब ये हुआ, बिफोर रिएक्शन जितनी अमाउंट थी, आफ्टर रिएक्शन भी उतनी होगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो ये अगर पूछा जाए आपसे कि ये कौन सा मतलब लॉ को फॉलो करता है ये रिलेशनशिप, तो आप क्या बताएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। क्लियर हो गया। चलें अब आते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स बच्चों, हम कैसे करेंगे। फ़र्ज़ करो ये कह रहा है कि कैलकुलेट, ये आपकी बुक में भी है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ, बच्चे फिर सवाल पूछते हैं कैसे हल हुआ। कैलकुलेट दी मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन, जब कितना 25 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर कंबस्टेड, जब कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स जलाए जाते हैं, ग्राम्स जलाए जाते हैं, 25 ग्राम, तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगी। तो बच्चों आप इसकी शॉर्ट ले लो। अब हम इसी को फॉलो करते हुए आपको बताया था, जहां आपको चीज़ कैलकुलेट करनी है और जो आपको मिली हुई है उन दोनों की इक्वेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर इक्वेशन आपको मिली हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, ये निशानी हो तो समझो किसकी है, ये हीट की होती है रिएक्शंस में। तो एक तो बना कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बना, और दूसरी चीज़ कौन सी बनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। नज़र आ रहा होगा आपको, उम्मीद है। ठीक है बेटा, अब हम मतलब हमने यहाँ पर करना क्या है, हमने सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है मास मिला हुआ किसका है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये मिला हुआ है 25 ग्राम्स,
ठीक है, ये प्रोवाइडेड है। उसके बाद आपको मालूम किसका करना है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्वेश्चन मार्क लगा दो। फिर आपको क्या मालूम करना है, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी आपको मालूम करना है। तो जो चीज़ प्रोवाइडेड है और जो मिली हुई है डेटा में लिख लो। नीचे इक्वेशन चाहो तो आप इक्वेशन भी डेटा में ज़रूर लिखो, आपको हेल्प करेगी कि आपने सारी कैलकुलेशन बैलेंस इक्वेशन पर करनी है। ये ऑलरेडी बैलेंस होती है, मैं एक आध लेक्चर आपका और बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि इक्वेशंस बैलेंस कैसे करते हैं। अगर आपको ये क्लियरली नज़र आ रहा होगा तो आप ये नोट करेंगे। अब मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ। अब बच्चों यहाँ इसमें हमने दो मेथड्स के ज़रिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड, डेटा दोनों में सेम होगी, डेटा दोनों में सेम होगी। तो हमारा फर्स्ट मेथड जो है इसको हम कहते हैं ग्राम मेथड। क्या कहते हैं इसको, ग्राम मेथड। ग्राम मेथड के तहत भी आप इसको हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा है मोल मेथड, दोनों का आसान तरीका है। तो ग्राम मेथड में हम इक्वेशन को देखेंगे। पहले आपको मिली हुई चीज़ है, ये हर दफ़े आप उठाएंगे, हर दफ़े यही चीज़ तो आपने लास्ट में पिक करनी है। तो बेटा मिली हुई चीज़ कौन सी थी आपको, ये थी कैल्शियम कार्बोनेट। और मालूम आप किसका मास कर रहे हो, इसका कार्बन डाइऑक्साइड का। अब यहाँ पे मासेस नोट कर लो। इक्वेशन बता रही है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जो इसका मास है 100 ग्राम। सब आप कहेंगे 100 ग्राम कैसे आया, कैल्शियम का 40 एटॉमिक मासेस प्लस करो एटॉमिक मासेस, कैल्शियम 40, 12 कार्बन, 52, 48 ऑक्सीजन, तो 100 बन गया। अब नेक्स्ट कैल्शियम, यहाँ पे देखो कैल्शियम का 40, 16 ऑक्सीजन का 56 ग्राम सी हो गया। कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन का 32, मिलाया 8 किया तो 44 ग्राम्स बना। अब आपसे मैं ये बेटा पूछता हूँ कि अगर हम फ़र्ज़ करें इक्वेशंस के ज़रिए हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इन केस यहाँ पर अगर हम 100 ग्राम किसके उठाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के 100 ग्राम्स, तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिलेगा, 56 मिलेगा। कितना मिलेगा, 56। अब अगर इसको हाफ करते हो तो ये सारी अमाउंट भी हाफ हो जाएंगी दोनों। बेटा 100 का हाफ क्या होगा, चलें रिलेशनशिप कुछ इस तरह से था कि आपने 100 ग्राम्स उठाए किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के, तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिला, ये आपको मिला 56। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आपको कितनी मिली, 44। फिर ऐड कर दोगे तो ये 100 हो जाएगा। अब अगर इसको आप हाफ करोगे तो ये भी हाफ हो जाएंगी। चलो देखो 100 को हाफ किया कितना बना, 50। कितना बना, 50। तो इस तरह 56 को हाफ करोगे कितना बन जाएगा, 28 ग्राम्स ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर इसको भी हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 22 ग्राम्स। अब अगर इसको फिर हाफ को जितनी दफ़ा चाहो, ये जितनी दफ़ा हाफ होगा ये उतनी दफ़ा अमाउंट जो भी है ये हाफ होगी, ये जितनी दफ़ा डबल होगा ये अमाउंट उतनी दफ़ा क्या होगी, डबल होगी। चलें 50 को हाफ कर लो, फिर अगेन कितना बना, 25। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 14 ग्राम्स, और ये कितना हो जाएगा, 11 ग्राम्स। तो आपने अमाउंट कितनी उठाई थी, 25। तो 25 ग्राम उठाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, 14 ग्राम्स, और उसके बाद सॉरी 11 ग्राम्स, और कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा, 14। अब देखो 14 + 11 की आपकी अमाउंट वही सेम रिएक्टेंट्स वाली आ रही है, 25। तो ये तरीका है किसका, ग्राम मेथड का, जिसके ज़रिए आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने रिएक्टेंट्स के कितने ग्राम उठाए हैं तो हमें प्रोडक्ट्स कितनी मिलेंगी। आप चाहें तो 1 का मालूम करें, आप चाहें तो 10 का मालूम करें, कर सकते हैं, 1 का वेट मिला हुआ है। तो ये तो था हमारा सिंपल। ये आप जब एंट्री टेस्ट में करो तो बस ये तरीका भी कर सकते हो, इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड यही है। भाई इसके इतने तो इसके इतने, इसके इतने, अब इसको ऑफ करें इसको तो ये भी ऑफ हो जाए, इसको डबल करें तो इसको क्वार्टर करते हो तो इसको क्वार्टर, बस ये आपको आना चाहिए। आसान है, कोई मुश्किल नहीं। चलो अब इसको हम एक और तरीके से भी हल कर लेते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो अब इसमें हम इसको यूं भी लिख सकते हैं जैसे आपने मोल किया था ना, अब यहाँ मोल का तरीका भी आप यूज़ कर सकते हो। मोल मेथड वाला जो था यही ग्राम मेथड ही है, मोल मेथड अभी नहीं आया, मैं सिर्फ मोल्स की बात कर रहा हूँ।
यहाँ पर आप सिर्फ इतना लिखोगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन के मुताबिक हमें पता है कि 100 ग्राम्स हमने किसके उठाए हैं, ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस। ये प्रोड्यूस कर रहे हैं कितना, 56 ग्राम्स किसके प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के। तो अगर हम 100 ना उठाएं 25 उठाएं तो फिर कितना करेंगे, 56 इंटू आप क्या करोगे 25, ये 100 अपॉन में आ जाएगा। ये तो दोनों मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आती है ना, ये हो गया 100। अब देखो 25 को 100 से किया 14 56, देखो वही अमाउंट आ गई जो मैंने आपको इक्वेशन में बताई थी। अब यही तरीका किसके लिए करोगे, डेटा तो आपके पास मौजूद है, मैं इसको इसलिए मिटा रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट, तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिला, ये मिला आपको 14 ग्राम्स, इनकेस 25 ग्राम आपने किसके उठाए, कैल्शियम कार्बोनेट। अब यही तरीका दूसरे के लिए आप करोगे, ठीक है। सेकंड के लिए इक्वेशन कह रही है कि 100 ग्राम्स, कितने ग्राम्स, 100 ग्राम्स आपने किसके ले लिए, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो ये प्रोड्यूस करेंगे कितना, 20 मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 44 ग्राम्स। कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, 44 ग्राम्स। तो इन केस हम 100 ना उठाएं, कितने उठाएं, 25 ग्राम्स उठाएं, तो फिर कितने प्रोड्यूस करेंगे, तो 44 मल्टीप्लाई होगा 25 से और 100 से क्या होगा डिवाइड। अब देखो 1 4 25 द 100 और ये देखो 11। अब आपको अमाउंट कितनी मिल गई, 11 ग्राम्स, है ना। आसान सा सिंपल सा तरीका। तो आपने ग्राम मेथड को ऐसे यूज़ करना है, मतलब इसको जितना आप क्वार्टर करोगे वो भी क्वार्टर, ये 1/4 हो गया तो वो भी 1/4, इसका डबल मास उठाओगे तो उसका भी डबल हो जाएगा। बस ये सिंपल सा तरीका है स्टैचोमेट्री की कैलकुलेशंस का। इसमें और बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, हम अलग से एक और लेक्चर में इनको हल करेंगे। अब आते हैं मोल मेथड की तरफ। डेटा वही होगी, मैं यहाँ नहीं लिख रहा, आपके पास मौजूद है। तो डेटा में आपको अमाउंट किसकी मिली हुई थी आपको मिली हुई थी। अब नेक्स्ट मेथड में इसको आप कहते हैं मोल मेथड। मोल मेथड में आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी अमाउंट मिली हुई है उसको किस में चेंज करेंगे, उसको आप चेंज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स में, जो ग्राम्स में मिली हुई है। तो यहाँ आपको अमाउंट मिली हुई थी, नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने आपको एवोगैड्रोस नंबर में बताया था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी अमाउंट हमें मिली हुई है। तो कितनी मिली हुई थी, 25, मास इन ग्राम्स आपने ऊपर रखा, ये तो आपको आता है फार्मूला। अब डिवाइड करोगे किससे, इसके मोलर मास से या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास से। तो आपने इसको डिवाइड किया, आंसर आपको कितना मिला, 0.25 मोल्स मिल गया। कितना मिल गया, 0.25 मोल्स। तो अब समझो हमने अगर 0.25 मोल्स उठाते हैं तो फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिलेगी, कितने मोल मिलेगी, और फिर कैल्शियम ऑक्साइड कितने मोल मिलेगी। तो हम यहाँ पर इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन आपके पास बेटा लिखी हुई है, आप इसको दोबारा देखो, स्क्रीनशॉट में मिला हुआ है। इक्वेशन आपको बता रही थी कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का है, तो कैल्शियम ऑक्साइड भी पहले 1 मालूम कर लो, या कार्बन डाइऑक्साइड को कैलकुलेट करो या कैल्शियम ऑक्साइड को। तो हम पहले कैल्शियम ऑक्साइड को कर लेते हैं। इक्वेशन में लिखा हुआ है आपके पास, बुक में भी आपके पास ये इक्वेशन मौजूद है। तो 1 मोल अगर कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन करता है तो फिर ये प्रोड्यूस करेगा 1 मोल किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हमने यहाँ पर लिखा 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल किसका प्रोड्यूस कर रहा है, ये कैल्शियम ऑक्साइड का। मतलब जितने इसके उठा रहे हो उतने ही इसके उठा रहे हो, उतने ही बन रहे हैं, ये डबल नहीं बन रहा, सेम बन रहा है। तो अब अगर 25 ग्राम के कितने मोल्स हुए कैल्शियम कार्बोनेट के, तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट के, ये अगर 0.25 मोल उठाओगे तो जाहिर है ये भी तो 0.25 बनेंगे ना। यूं कर लो, 0.25 को इंटू इससे 1 से कर दो और अपॉन में 1 भले चाहो रख दो, 1 1 में कैंसिल, वही सेम
0.25 मोल सेम है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई कैलकुलेशन लेकर जाने की ज़रूरत नहीं। तो अब हमें 0.25 मोल कैल्शियम ऑक्साइड ने 25 ग्राम उठाए थे, तो हमें क्या मिला, वही 0.25 मोल मिले कैल्शियम ऑक्साइड के, लेकिन हमें डेटा में क्या पूछ रहा है, मोल तो नहीं पूछ रहा, ग्राम्स पूछ रहा है। आखिर में क्या करोगे, इसी को चेंज करोगे किस में, ग्राम्स में, मास इन ग्राम्स। तो इसका तरीका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, ठीक है, एटॉमिक मास, इसको मोलर मास कहते हो। तो अब हमने किसके निकालने हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के, नंबर ऑफ मोल्स थे 0.25 और इसका मोलर मास था 56। अब 0.25 को 56 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर देखो वही सेम आंसर आ गया आपका जो आपने उसमें ग्राम मेथड में निकाला था, कैलकुलेट किया था, 14 था ना, यहाँ पर भी 14 आ गया। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। ओके बेटा, अब आते हैं इसी में हम आगे, इसी का एक और प्रॉब्लम, इसी का, ये तो हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है इक्वेशन बता रही है कि 1 मोल, मैं फिर दोबारा लिख रहा हूँ, ये था 1, अब मैं अकॉर्डिंग टू नहीं लिख रहा, बस डायरेक्ट कर रहे हैं। 1 मोल किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट का, तो ये प्रोड्यूस कर रहा है कितना, 1 मोल किसके प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो अगर हम इसके 25 यानी 0.25 मोल्स उठाएं तो फिर ये क्या प्रोड्यूस करेगा, 1 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 1 में कैंसिल, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी कैलकुलेशन है, तो 0.25 मोल ही प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसका 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का उठाया, तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने मोल है, 1 मोल है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ये मोल तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए मास इन ग्राम्स, वही फार्मूला सेम जो अभी आपको बताया था, कौन सा है बच्चों, मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.25, मोलर मास किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 44। तो बेटा 0.25 से करोगे मतलब चौथा हिस्सा, तो ये कितनी अमाउंट बनेगी, 11 ग्राम्स। अब आप ये बताओ आपने अमाउंट कितनी उठाई थी, आपने उठाई थी 11 ग्राम्स आपने इसके और इसके, तो आपके रिएक्टेंट थे 25 ग्राम्स। तो अब यहाँ बताओ प्रोडक्ट आपको कितनी मिल रही है, वही सेम 11 और 14 प्लस किया तो 25 आ गया। तो इस तरह बच्चों जब भी आप इसमें ग्राम मेथड में जाएं तो मोल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप ग्राम मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारी सिंपल कैलकुलेशंस का मेथड जिसमें आप ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको इसमें एक और एग्जांपल आपको होमवर्क देता हूँ, इसमें से एक जो भी आप कहेंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। तो यहाँ पर फ़र्ज़ करो आपको कहा जाता है कि कैलकुलेट मास ऑफ NaCl प्रोड्यूस्ड व्हेन, जब क्या किया हमने, व्हेन हमने 46 के बजाय यहाँ पर मैं कर देता हूँ 92 ग्राम्स हमने किसके उठाए हैं, 92 ग्राम्स ऑफ Na आपको पता है क्या है, सोडियम, ठीक है, मेटल, Na मेटल आपने उठाया है कितना, 92 ग्राम्स उठाया है। तो फिर बताओ कि सोडियम मेटल इसका 92 ग्राम्स है, तो सोडियम क्लोराइड कितना बनेगा। ऑल्सो कैलकुलेट, ये भी कैलकुलेट करो, हाउ मच आपको कितनी चाहिए, हाउ मच Cl2 इज रिक्वायर्ड, कितनी आपको Cl2 रिक्वायर्ड है फॉर 92 ग्राम्स या फॉर दिस अमाउंट ऑफ Na मेटल टू रिएक्ट, इसको रिएक्ट करवाने के लिए
इसकी अमाउंट। इक्वेशन आपको मिली हुई है 2Na प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2NaCl। अब नोट कर लें इसको, आप पहले समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपको डेटा मिली हुई है इसमें आप देख सकते हैं कि आपको मास मिला। क्या मिला? मास आपको मिला। और मास आपका किस चीज़ का मिला हुआ है? देख लो, मास मिला हुआ है 92 ग्राम्स आपको सोडियम का। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे मास ऑफ Na सोडियम मेटल कितना है? 92 ग्राम्स है। और आपको मालूम क्या करना है? मास ऑफ NaCl प्रोडक्ट का मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क। फिर आपको फिर क्या मालूम करना है? मास ऑफ क्लोरीन गैस, ये भी इसी पे मालूम करनी है। अभी आप लिख लेंगे, गुड, ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हम फिर आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो अब हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। मैं इसको मिटा रहा हूँ। मोल मेथड से भी कर सकते हो और इसको ग्राम मेथड से भी कर सकते हो। तो हम फर्स्ट में हम अप्लाई करेंगे ग्राम मेथड। क्या अप्लाई करेंगे? ग्राम मेथड। तो आपका ग्राम मेथड आपको बता रहा है कि क्या करना है। ग्राम मेथड कह रहा है कि इक्वेशन को देखो भाई, एक सोडियम का मास कितना है? 23। तो बेटा 2 का कितना होगा? 46। मतलब 46 ग्राम्स आप किसके उठा रहे हैं, ये याद रखो, इसके सोडियम के। और उसके बाद क्लोरीन आप कितनी उठा रहे हो? 35 71 ग्राम्स उठा रहे हो। तो अब आपको कितनी अमाउंट मिल रही है? 117 ग्राम्स आपको मिल रहे हैं किसके? NaCl के। ये आ गया समझ में? अब देख लो, अब इसी को अगर आपने इसको डबल किया तो ये भी डबल उठानी पड़ेगी, ये भी डबल हो जाएगी। इसको हाफ करोगे तो ये भी हाफ उठानी पड़ेगी, ये भी हाफ बनेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने अमाउंट कितनी उठाई है? 92 ग्राम्स। कितनी उठाई है? 92 ग्राम्स। तो बेटा 46 का डबल कितना हो गया? 92 ग्राम्स हो गया ये। तो 92 ग्राम्स ये उठा रहे हो, तो 71 भी आपको क्या करना पड़ेगा? डबल। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 14, 142 ग्राम्स हो गया। ठीक है, अब आ जाओ इस तरफ, इसको भी डबल कर लो। ये हो जाएगा 14, 1, ये हो जाएगा 2 और 1 हो गया 3 और ये डबल 234 ग्राम्स हो गए। सिंपल सी कैलकुलेशन है। यहाँ से ही आप एंट्री में शॉर्ट में कर सकते हो। अगर ये डबल उठाए तो इसकी अमाउंट क्लोरीन की, अगर इसके 92 ग्राम्स उठाते हैं तो क्लोरीन कितनी रिक्वायर्ड होगी? हमें 142 ग्राम्स उठानी पड़ेगी। और हमने यहाँ पर कौन से? सोडियम क्लोराइड हमें कितनी अमाउंट मिलेगी? अगर ये 92 ग्राम आपने सोडियम उठाया तो 234 आपको मिलेगी। अब आपने ये वैसे ही लिखना है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन 46 ग्राम्स ऑफ किसके? सोडियम मेटल के प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाउ मच? 117 ग्राम्स NaCl। तो ये अगर 92 ग्राम्स उठाएंगे तो NaCl कितना बनेगा? 234। अब नेक्स्ट इसमें आप क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन ये 92 ग्राम्स उठाते हैं तो इनके लिए रिक्वायर्ड है क्लोरीन कितनी? भाई 46 को तो चाहिए 71, तो ये डबल हो गया, तो ये भी क्या चाहिए? डबल चाहिए। कितनी चाहिए? 142 चाहिए। तो हम अगर ये 92 ग्राम सोडियम उठाएंगे तो उनके रिएक्शन के लिए हमें क्लोरीन विल बी रिक्वायर्ड कितनी होगी? 42। ये आपका होमवर्क है। अब मोल मेथड तो आप कर लेंगे। 92 ग्राम सोडियम के 23 से डिवाइड करो, मोल्स निकालो। फिर इक्वेशन को देखो, इसके मोल कितने? 2 हैं। तो सोडियम क्लोराइड के भी कितने बनेंगे? 2 मोल। तो अगर इसके 92 के 4 मोल्स इसके उठाते हो तो इसके भी कितने बनेंगे? 4 मोल। अब 4 मोल का मास करोगे तो 234 हो जाएगा। ये भी आप कैलकुलेशन करोगे। यहाँ पर देखो सोडियम का कितने हैं? 2 मोल हैं, क्लोरीन का 1 है। तो इसके अगर 4 मोल उठाओगे, इसके कितने उठाओगे? इसको डबल किया तो 4 हो गया, इसको डबल किया 2, तो 2 मोल्स का मास कितना हो जाएगा? एक का था 71, तो 142 हो जाएगा। तो ये आपकी अमाउंट हो जाएगी मोल्स में। तो ये था बच्चों आज आपका टॉपिक, जिसमें आपने कुछ स्टैचोमेट्री के बेसिक्स पढ़े और मास कैलकुलेशंस पढ़ी। आप इसको होमवर्क है आपका, आगे आप हल करेंगे। ना समझ में आए तो आप क्वेश्चंस में मुझसे पूछ लीजिएगा। और फिर उसके बाद फिर हम कल मास वॉल्यूम और कोशिश करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट भी हो जाए। तो यहाँ पर आप मुझे इजाज़त देंगे। अब आपके क्वेश्चन आंसर्स का सेशन
अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे। यहाँ पर आपका ये कैलकुलेशंस का टाइम ख़त्म हो गया। जहाँ कोई साइड रिएक्शन हो रहा है अगर पता चल जाए तो वहाँ कभी भी आपकी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की अमाउंट इक्वल नहीं आएगा, कुछ अमाउंट जो है आपकी चली जाएगी साइड प्रोडक्ट्स में और कुछ। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कौन सी है, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। इक्वेशन बैलेंस हो, शर्त है, तब आप कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे स्टैचोमेट्री की टाइप्स को, स्टैचोमेट्री कैसे होती है, कैलकुलेशंस कैसे होंगी, इसको बच्चों हम देखते हैं। ठीक है,